हेलो सलामकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर नंबर 14 का स्टार्ट करें लेक्चर, वो लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है। और लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ की यहाँ पे एप्लीकेशंस। पिछले लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो हमने फैराडे लॉ डिस्कस किया था और चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो आज हम फैराडे लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे और उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फ्लक्स में चेंज लेकर आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन भी शो करवाता हूँ। ये एनिमेशन आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको समझाई थी व्हाइट बोर्ड पे। ये अब एनिमेशन में अगर आप देखो तो एक यहाँ पे बार मैग्नेट यूज किया गया है, परमानेंट मैग्नेट है। और इस परमानेंट मैग्नेट के साथ यहाँ पे कॉइल लगी हुई है और इस कॉइल के साथ जो है एक लैंप लगा हुआ है। अगर हम किसी तरीके से इस कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज करवा लें, इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट और ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। और मैंने स्टूडेंट्स इसमें आपको ये कहा था कि इस कॉइल में फ्लक्स चेंज करने के 2 तरीके हैं। और हमने असल में 2 तरीके क्यों हैं, क्योंकि हमने असल में कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन करानी है। और रिलेटिव मोशन कराने के लिए या तो आप इस मैग्नेट को मूव कराओ, बेशक आप इसके करीब लेकर जाओ या दूर लेके जाओ जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, या फिर आप इस कॉइल को मूव कराओ। मैं भी आपको ये चीज करके भी परफॉर्म भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है वो मैं इस यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट यूज किया गया है इसको मूव करा रहा हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं इसको मूव कराना स्टार्ट करूंगा, इस बल्ब में जो है फ्लक्स चेंज हुआ और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। लेकिन इस बल्ब में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सिर्फ उस वक्त तक एग्जिस्ट करेगा जब तक मैं इस बार मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ, मतलब फ्लक्स चेंज करा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस बार मैग्नेट को मूव कराना बंद किया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स में चेंज 0 आया और ईएमएफ जो है वो 0 हो गया, क्योंकि फैराडे लॉ हमें यही बताता है। इसी तरह अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली मूव कराते रहो तो आप इधर ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस कर सकते हो। अब सिमिलरली आप इस कॉइल को भी मूव करा सकते हो। जैसे अगर आप देखो, अगर मैं अब इस कॉइल को मूव करा रहा हूं तो इस कॉइल को भी मूव कराने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है, ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक मेथड बताया था, बाय द रिलेटिव मोशन एंड कॉइल एंड मैग्नेट। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक और ये जो हमने मेथड डिस्कस किया था, इसमें हमने कहा था म्यूचुअल इंडक्शन। हमने कहा था अगर 2 कॉइल्स हो और अगर हम किसी एक कॉइल में करंट चेंज करें और उसकी वजह से किसी दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाए, इस चीज को नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसके पीछे भी स्टूडेंट्स वही साइंस है, असल में आपने फ्लक्स चेंज करना है। अब जिस तरह देखें, मैं आपको यहाँ पे काफी तरीके करके दिखाता हूँ। जिस तरह आप एक कॉइल जो है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और दूसरी कॉइल में कोई करंट नहीं है, यहाँ पे जो है सिर्फ आपके पास जो है सिर्फ एक बल्ब आपके पास यहाँ पे अटैच है। इसमें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये किया कि ये जो मेरे पास प्राइमरी कॉइल है इसका मैंने करंट चेंज किया। करंट किस तरह मैं चेंज करूंगा, इसका यहाँ पे मैं ये जो बैटरी अटैच्ड है मैं इस बैटरी का वोल्टेज चेंज करूंगा। अब देखें, मैं इस बैटरी का वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है और वो फ्लक्स सेकेंडरी में भी चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सेकेंडरी में भी जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही कि आप प्राइमरी का जो फ्लक्स है उसको मूव कराओ, उसकी वजह से भी सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। इसी तरह आप सेकेंडरी को भी मूव करा सकते हो जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। और भी काफी सारे तरीके हैं। आप इनका सेकेंडरी कॉइल का साइज भी चेंज कर सकते हो, एरिया भी चेंज कर सकते हो। एरिया भी चेंज करोगे तब भी इसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये काफी सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम जो है ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं, जो कि हमें फैराडे लॉ अब बताता है। तो ये स्टूडेंट्स ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड सारा कंटेंट था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है एप्लीकेशंस ऑफ फैराडे लॉ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशंस में देखते हैं। ये मैंने कुछ एप्लीकेशंस के नाम लिखे हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी डेली लाइफ में जो आप अप्लायंसेस देख रहे होते हो, किस किस अप्लायंस में फैराडे लॉ की एप्लीकेशन यूज हो रहा है, उसका प्रिंसिपल यूज हो रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स है ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर्स ये वही ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो कि आप अपनी आप स्ट्रीट्स में देख रहे होते हो, रोड्स पे देख रहे होते हो। तो इन ट्रांसफॉर्मर्स में भी, जो ये आपके सिलेबस में का पार्ट नहीं है, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत इसका बेसिक सा देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स में किस तरह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होल्ड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंडक्शन कुकर्स, जो आप डेली लाइफ में कुकर्स यूज कर रहे होते हो। आजकल मॉडर्न टाइप के आपके पास कुकर्स आए हुए हैं जिनमें फायर वगैरह कुछ भी नहीं होती, लेकिन उसमें भी आप अपना फूड जो है वो पका सकते हो, कुक कर सकते हो। सेकंड थर्ड जो चीज है स्टूडेंट वो है जनरेटर्स। जनरेटर्स जो घरों में भी आप यूज कर रहे होते हो, आप यहाँ पे एसी जनरेटर्स या जो डैम्स में बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं उसमें भी फैराडे लॉ
की प्रिंसिपल है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपके पास गिटार्स जो सिंगर्स हैं आजकल यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार्स या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे वायलिन यूज करते हैं। और वायरलेस चार्जिंग आजकल बहुत आपका फेमस है कि आप मोबाइल को यहाँ पे विदाउट किसी वायर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, जिसको वायरलेस चार्जिंग कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स, अगर आपने किसी फ्लूइड का स्पीड पता करनी हो कि ये फ्लूइड कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसके लिए भी आप मैग्नेटिक फ्लो मीटर यूज कर सकते हो। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन है वो है सिज्मोमीटर्स। असल में स्टूडेंट्स जो आपके सिलेबस में डिस्कस की गई है एप्लीकेशन वो सिज्मोमीटर्स हैं। और भी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह आपके पास यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आजकल जो आपके पास यहाँ पे कार्स आ रही हैं जो पेट्रोल या सीएनजी से नहीं, इवन आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उनमें भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, जिसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होल्ड कर रहा होता है। तो बेशुमार अब एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपकी बुक में जो एप्लीकेशन डिटेल में डिस्कस की गई है वो है सिज्मोमीटर। लेकिन बारी बारी हम इन तमाम एप्लीकेशंस पे एक बेसिक सा यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे और डिटेल में डिस्कस हम सिज्मोमीटर्स को करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन है अब हमारे पास वो है ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर्स में अगर आप ये देखो तो ट्रांसफॉर्मर्स में सबसे पहले अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, वो ये चीज आप अगर आप नोटिस करो तो एक ट्रांसफॉर्मर की दो साइड्स होती हैं, एक ये प्राइमरी साइड है और ये जो आपको दूसरी नजर आ रही है ये एक सेकेंडरी साइड है। या इसको प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं। तो असल में होता क्या है स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी साइड पे एसी प्रोवाइड किया हुआ है। और अब एसी की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि एसी में कॉन्स्टेंटली करंट जो है वो चेंज हो रहा होता है। अब एसी में कॉन्स्टेंटली करंट चेंज हो रहा है, मतलब प्राइमरी साइड पे अगर कॉन्स्टेंटली करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी साइड एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं। अगर प्राइमरी साइड पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी साइड पे भी फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी साइड पे ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इस तरह ये ट्रांसफार्मर काम करता है कि अगर आप प्राइमरी साइड पे इनपुट देते हो, वोल्टेज देते हो, और उसकी वजह से इसकी सेकेंडरी साइड पे भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये ट्रांसफार्मर्स का प्रिंसिपल है। और ट्रांसफार्मर्स भी जो है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास है यहाँ पे इंडक्शन कुकर्स। और अब इंडक्शन कुकर्स अगर आपने ये देखे हो, किसान में तो इतने ज्यादा ये भी फेमस नहीं हुए, लेकिन बाहर के मुल्कों में यूज होते हैं। इंडक्शन अगर आप कुकर्स देखो तो इसमें यहाँ पे चूल्हे नजर आ रहे होंगे और इनके ऊपर अगर आपको भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यूटेंसिल रखो जो कि मेटल का बना हुआ, और उस असल में होता क्या है इन इंडक्शन कुकर्स के नीचे स्टूडेंट असल में कॉइल्स होती हैं इस तरह। और जैसे ही आप इंडक्शन कुकर ऑन करते हो इन कॉइल्स में से करंट फ्लो होता है और वो जो होता है वो एसी करंट होता है। तो अगर करंट फ्लो होगा, आपने इस इंडक्शन कुकर के ऊपर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो जब इस इंडक्शन कुकर में करंट चेंज हो रहा है तो इंडक्शन कुकर में फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वही फ्लक्स जो है आप यूटेंसिल में कर रहे हैं, वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी यूटेंसिल में करंट फ्लो होगा और उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और आपका कोई भी फूड वगैरह जो है वो कुक हो सकता है। तो ये स्टूडेंट जो एप्लीकेशन है ये है इंडक्शन कुकर्स, जिसमें आप विदाउट एनी फायर अपने फूड वगैरह को गर्म भी कर सकते हो और कुक भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस पे आते हैं और थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स। और ट्रांसफार्मर्स में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले जो चीज हमारे पास होती है ये हम यहाँ पे मैग्नेट्स यूज करते हैं। दो मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, और उन मैग्नेट्स के बीच में हम यहाँ पे कॉइल रखते हैं। और स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, रिड्यूस सिलेबस में, तो वहां इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक सा ओवरव्यू देखते हैं। तो जब आप इसको खुद मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करके ये जो कॉइल आपको नजर आ रही है आपके रेक्टेंगुलर शेप में, जब आप इस कॉइल को रोटेट करते हो तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है। और क्यों चेंज होगा? ड्यू टू रोटेशन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसकी वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट। तो हमें इस कॉइल की साइड्स पे एसी वोल्टेज मिलता है। और ये क्यों मिलता है? क्योंकि इसको हम रोटेशन देते हैं और ये हमें उसके रिजल्ट में एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट एप्लीकेशन थी यहाँ पे जनरेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमने वहां पे डिस्कस की थी वो थी इलेक्ट्रिक गिटार्स। इलेक्ट्रिक गिटार्स अगर आप देखो तो आजकल सिंगर्स जो है अपने गिटार जब लेकर आते हैं तो उसको वो इलेक्ट्रिसिटी या एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं। उनमें भी जो होता है वो यही होता है, उसके अगर आप यहाँ पे पिकअप्स देखो या जो स्ट्रिंग्स होते हैं, उन स्ट्रिंग्स में भी कुछ छोटा सा मैग्नेटिक पार्ट होता है और उन स्ट्रिंग्स के नीचे एक मैग्नेट लगा होता है। तो जब वो अपने स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं उसकी वजह से जो नीचे कॉइल है उसमें जो है वो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये करंट बहुत माइनर सा होता है, बहुत स्मॉल करंट होता है। तो ये करंट हम यहाँ पे फीड इन कर देते हैं एम्पलीफायर को,
और एम्पलीफाई करता क्या है, ये जो स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पिकअप्स, तो उसको ये एम्पलीफाई करके ज्यादा कर देता है और स्पीकर्स वगैरह में वो जो ट्यून है आपकी वो प्ले कर देता है। तो आजकल मॉडर्न या बहुत सेंसिटिव या प्रिसाइज जो आ रहे हैं अगर पर गिटार्स, वो भी आजकल यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार्स होते हैं, वो भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है अब हमारे पास वायरलेस चार्जिंग, जो कि आजकल आप मॉडर्न फोन्स में ये देख रहे हो कि वो वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं। अगर आप किसी डॉक पे जाके उनको रखो और वो चार्जिंग स्टार्ट कर देगी। इवन आजकल कुछ मॉडर्न फोन्स तो वायरलेस चार्जिंग खुद भी करते हैं और किसी और फोन को भी वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। जिस जगह पे, जिस तरह अगर आप इस डायग्राम में देखो तो नीचे एक इन्होंने चार्जिंग पैड शो किया गया है। उस चार्जिंग पैड में ऐसे में कॉइल्स होती हैं और उन कॉइल्स में एसी फ्लो कर रहा होता है और ऊपर आपने अपना ये मोबाइल डिवाइस रखी जिसको आपने चार्ज करना है। नीचे वाली जो चार्जिंग पैड है उसमें करंट एसी फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और वही फ्लक्स जो पास कर रहा है वो मोबाइल डिवाइस से पास कर रहा है। और जब मोबाइल डिवाइस में फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मोबाइल डिवाइस में भी कॉइल्स प्रेजेंट है उसकी बैक साइड पे, तो जब उन कॉइल्स में से फ्लक्स चेंज होगा तो उन कॉइल्स में करंट प्रोड्यूस होगा और मोबाइल इसी करंट को यूज करके चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। तो जो आजकल वायरलेस चार्जिंग है उसके पीछे भी जो बैक एंड पे प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स। मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, जिसमें आपको मैंने बताया कि अगर हमें किसी भी फ्लूइड का जो है अगर स्पीड पता करनी हो, रेट फ्लो पता करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक पाइप लेंगे और उस पाइप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही होगी। उसमें से यहाँ पे अब इसमें से मैग्नेटिक फ्लूइड हम गुजारेंगे। जब वो मैग्नेटिक फ्लूइड इसमें से पास करेगा तो उसमें से फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे हम देखकर बता सकते हैं कि उस फ्लूइड की स्पीड कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से वो इस पाइप के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये स्टूडेंट जो है मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स हैं, जो कि यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे इंडक्शन पे वर्क करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने 7th एप्लीकेशन और जो मैंने आपको कहा था आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है सिज्मोमीटर्स। अब सिज्मोमीटर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी डिटेल में आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। अब सिज्मोमीटर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो क्या होते हैं, उसके बाद अर्थक्वेक क्यों आते हैं। थर्ड चीज जो है हम डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक की रीजंस क्या है और अर्थक्वेक की कितनी टाइप्स हैं, और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे सिज्मोमीटर क्या होता है और सिज्मोमीटर की टाइप्स कितनी है। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बुक में डिस्कस हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बारी बारी विद हेडिंग्स डिस्कस कराऊंगा कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, उनकी कॉज क्या है, अर्थक्वेक की कितनी टाइप्स हैं और अर्थक्वेक को मेजर किस तरह करते हैं, तो वो सिज्मोमीटर से, सिज्मोमीटर क्या होता है, सिज्मोमीटर की टाइप्स कितनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अर्थक्वेक जो है, असल में अर्थक्वेक क्या चीज है, अर्थ की इंटेंस जो शेकिंग है, अर्थ सरफेस में अगर इंटेंस शेकिंग आए, मतलब वो अगर आपके पास मोशन या वाइब्रेशन शो करे, उसको हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। और ये जो अर्थक्वेक में जो शेकिंग होती है अर्थ की सरफेस की, ये आउटर मोस्ट जो अर्थ की सरफेस या लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो उस क्रस्ट में असल में ये शेकिंग आती है जिसको हम अर्थक्वेक का नाम देंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखें, अर्थक्वेक जो है ये सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ पे नहीं है, अर्थक्वेक जो है ये मून्स पे भी आते हैं और ये अर्थक्वेक जो है इवन अभी लेटेस्टली ये असल में डिस्कवर हुआ है कि ये मार्स पे भी आते हैं। तो इसका अर्थक्वेक तो नाम इसी वजह से रखा गया क्योंकि ये अर्थ पे जो हम वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, मार्स पे जो आते हैं उसको मार्स क्वेक कहते हैं। तो जिस प्लेनेट पे जो भी क्वेक्स आते होंगे, मतलब वाइब्रेशन या शेकिंग होती होगी, उस प्लेनेट के लिहाज से उसकी वाइब्रेशंस का नाम रखा गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हम देखते हैं, अब हमें ये पता है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है ये बड़ी बड़ी रॉक प्लेट से मिलकर बनी है और स्टूडेंट्स इन प्लेट्स को हम कहते हैं यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये मैं भी आपको टेक्टोनिक प्लेट दिखाऊंगा भी। हमारी क्रस्ट जो है ये क्रस्ट काफी सारी प्लेट से मिलकर बनी है। एक प्लेट हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो पूरा एक ही सरफेस है जो कि हमारी अर्थ को उसने रैप किया हुआ है, लेकिन हमारी अर्थ सरफेस काफी सारी प्लेट से मिलकर बनी है और ये प्लेट्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली जो है ये मूव कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं मेंटल के ऊपर। हमने जो है सबसे पहले मैं आपको टेक्टोनिक प्लेट्स शो कराता हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स इन जरा डायग्राम में देखो तो ये काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और ये सारी जो असल में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली जो हैं ये यहाँ पे मूव कर रही है। जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट अगर आप देखो, जिस तरह अगर आप अपनी कंट्री की बात आप करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे पैसिफिक प्लेट आ गई और साउथ अमेरिकन प्लेट, तो हमारे कंट्री भी डेफिनेटली इन प्लेट्स पे ही
किसी ना किसी एक प्लेट के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये सारी जो कहलाती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। अभी मूव किसके ऊपर कर रही हैं स्टूडेंट्स? ये मेंटल के ऊपर मूव कर रही होती हैं, क्योंकि हमें अर्थ की क्रस्ट, हमें अर्थ की लेयर्स पता है। सबसे आउटर लेयर जो है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद कोर है, और कोर में भी क्लासीफाई करते हैं आगे तक यहाँ पे इनर कोर और आउटर कोर। क्रस्ट और ये मेंटल जो है स्टूडेंट, ये असल में आगे पर लिक्विड फॉर्म में है या फिर मोल्टन फॉर्म में है। तो जो अर्थ की जो क्रस्ट है ये कॉन्स्टेंटली इस यहाँ पे मोल्टन फॉर्म के ऊपर या फिर लिक्विड के ऊपर ये मूव कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है अर्थक्वेक आते क्यों हैं? अब अर्थक्वेक असल में किस वजह से आते हैं? ये जब हमने कहा ये प्लेट्स जो है टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, और जब ये स्ट्राइक करती हैं तो फ्रिक्शन कॉज होती है, और इस फ्रिक्शन की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अभी स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं जो कि अर्थक्वेक समझने के लिए आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहली जो है वो है फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन। अब फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन क्या होता है? अगर आप इस डायग्राम में देखो तो अर्थ में स्टूडेंट्स अर्थक्वेक आते हैं ना, तो कुछ जगहों से अर्थ जो है डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, उस पार्ट को कहते हैं फॉल्ट, फॉल्ट या फिर फॉल्ट प्लेन। अभी नेक्स्ट आपको डायग्राम में चीज समझ भी आएगी। फॉल्ट असल में क्या है? अर्थ एक किसी ऐसे प्लेन से, ऐसी जगह से या तो जमीन नीचे बैठ जाती है या थोड़ा सा आगे मूव कर जाती है, उसको फॉल्ट प्लेन कहते हैं। उसके बाद एक और टर्म जो आपको पता हो वो पता हो फोकस या हाइपोसेंटर। अब फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है असल में? ये स्टूडेंट्स असल में वो लोकेशन है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, मतलब जहां पे प्लेट्स स्ट्राइक की होती हैं अब एक दूसरे से, उसको फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर आप डायग्राम में देखो तो ये फोकस या हाइपोसेंटर है, जहां पे इन प्लेट्स ने जो है आपस में स्ट्राइक किया होगा, अब टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो इसको फोकस भी कहते हैं, इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है वो है एपीसेंटर। अब एपीसेंटर क्या है? एपीसेंटर अगर आप इस डायग्राम में देखो, इस फोकस के ऊपर वाला बिल्कुल जमीन का जो हिस्सा है, जिस तरह ये जो अगर आप देखो, ये एपीसेंटर क्या है कि फोकस के ऊपर जो अर्थ की सरफेस है उसको एपीसेंटर कहते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलरली जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको एपीसेंटर। और एपीसेंटर पे जो अर्थक्वेक है वो मैक्सिमम फील होता है, क्योंकि वेव्स को ट्रेवल करने में यहाँ सबसे कम टाइम लगेगा और सबसे स्ट्रॉन्ग वेव्स एपीसेंटर पे जो है आगे पास रीच करेंगी। तो ये कुछ टर्म्स आपको पता हो, फॉल्ट का पता हो कि जहां से सरफेस अर्थ की स्लिप होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको फॉल्ट कहते हैं या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। जहां पे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स स्ट्राइक करती हैं या जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको फोकस कहते हैं, और जहां वो फोकस के ऊपर वाला बिल्कुल अर्थ के ऊपर सरफेस पे जो डिस्टेंस बनता है, पॉइंट बनता है, उसको एपीसेंटर कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट देखिए याद रखें, दिन में हमारे तकरीबन यहाँ पे मिलियंस नहीं तो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक तो डेली आते हैं, लेकिन अर्थक्वेक का जो स्केल है, जिसको हम यहाँ पे रिक्टर स्केल कहते हो, वो असल में डिटरमाइन करता है कि अर्थ जो है कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, और असल में आप इसको पढ़ते हुए जो हो यहाँ पे वेक्टर हो, लेकिन असल में रिचर अगर आप इसकी स्पेलिंग देखो तो RICHTER रिचर स्केल है, या इसको आप यहाँ पे वेक्टर स्केल भी कह सकते हो। और ये तकरीबन डेली आते हैं हमारे अर्थ पे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारी अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें मूवमेंट, उसमें स्ट्राइकिंग और कोलिजन हो रही है। लेकिन अर्थ के कितने स्मॉल स्केल के आते हैं, मतलब 2.0 से लेकर 3.9 तक स्केल इतना स्मॉल है कि इसको हमारे सेंसर्स तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जो है इसको इतना ज्यादा फील नहीं कर सकता। और आज तक जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का अगर आप सर्च करो जो अर्थक्वेक फील हुआ है वो 9.5 रेक्टर स्केल का 1960 में आई थिंक फील हुआ है। और अर्थक्वेक जो साथ में कह लें सबसे ज्यादा जो है वो तो आपको पता है, यहाँ पे 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला था, जिससे काफी जो है डिस्ट्रक्शन कॉज हुई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स अर्थक्वेक की देखें, अभी हमने एक वजह ये पढ़ी जो कि बुक में भी आपकी डिस्कस है, वो है टेक्टोनिक प्लेट्स वाली, कि जब अर्थ की सरफेसेस जो हैं वो अर्थ की जो प्लेट्स आपस में दूसरे के साथ कोलिजन या स्ट्राइक करती हैं, उसकी वजह से जो उनमें एक फ्रिक्शन कॉज होती है, उसको कहते हैं कि अर्थक्वेक किस वजह से आया, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आया। लेकिन अर्थक्वेक की कुछ रीजंस और भी हैं, जिसमें एक जो रीजन है वो है वॉल्केनिक, कि आपके पास यहाँ पे आतिशफशा के जो पहाड़ होते हैं इनमें ह्यूज प्रेशर गैसेस बिल्डअप हुई भी होती हैं। तो इन आपके पास वॉल्केनिक जहाँ पे होते हैं उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भी अर्थक्वेक आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और एक और रीजन जो अर्थक्वेक आने की है वो है आपके पास एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन आप ये भी आप इसमें एक चीज देख भी सकते हो कि जिस तरह आपके पास कोई भी अगर बम का अटैक होता है, खुदकुश हमला वगैरह, सुसाइड होता है, तो उसके आसपास के जो घर या मकान होते हैं उन सब के शीशे वगैरह टूट जाते हैं, तो वो इस एक्सप्लोजन से कॉज हुई भी जो है वेव्स की वजह से होता है। अगर कोई बड़ा अगर आपके पास स्केल का धमाका अगर हो तो उसके आसपास के दूर तक भी, मतलब घरों तक भी उस यहाँ पे एक्सप्लोजन की वेव्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक फील होती हैं। और लास्ट तो है वो है कोलैप्स। जिस तरह अगर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, अगर आप किसी एक बड़ी सी बिल्डिंग को गिराओ
तो काफी दूर तक 5-6 किलोमीटर तक लोगों को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई आसपास कोई कोलैप्स हुआ है, और वो भी डेफिनेटली क्योंकि उसकी अर्थ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये भी 3 जो रीजंस हैं अर्थक्वेक के रीजंस हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रोमिनेंट जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है वो असल में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो अर्थक्वेक के अभी जो पीछे हमने टाइप्स देखी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक, अर्थक्वेक किस किस वजह से आ सकता है। अर्थक्वेक की टाइप्स कितनी है? अर्थक्वेक 2 तरह की टाइप्स हैं। जैसे अगर आप ऊपर वाली अगर आप डायग्राम में देखो, इसमें प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रही हैं, मतलब एक प्लेट जो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन आपके पास करते हुए आगे जा रही है। इस तरह की मोशन, इस तरह की अर्थ की जो मोशन से अर्थक्वेक आता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। मतलब जमीन में जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल मोशन होगी इस तरह। और अगर इस तरह का जलजिला हो कि अर्थ की एक पूरी लेयर नीचे स्लाइड होकर नीचे चली जाए या एक लेयर ऊपर चली जाए, इसको वर्टिकल मोशन कहते हैं, ये वर्टिकल अर्थक्वेक कहते हैं। जैसे आप देखते हो कहीं पर अगर अर्थक्वेक आता है तो पूरी पूरी जो रोडें हैं वो जमीन पूरी आपके पास नीचे बैठ जाती हैं, तो वो ज्यादातर वर्टिकल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि पूरी रोड थोड़ी सी स्लाइड होकर और आगे चली गई, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल आएगा तो उसमें आपके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो आपको शेकिंग देगा, और अगर वर्टिकल होगा उसमें आप ऊपर नीचे वर्टिकल मोशन शो करोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है अब हमारे पास वो ये है कि हम अर्थक्वेक्स को मेजर किस तरह करते हैं। तो स्टूडेंट्स अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है वो है सिस्मोमीटर। और असल में स्टूडेंट देखें, हमने जिस तरह पीछे कहा कि अर्थ में जब अब इंटरनल जो अर्थ की क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो स्ट्राइक करती हैं, तो हमने कहा वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। उन वेव्स को खास तौर पर नाम देते हैं सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स आपको जो है वो नाम पता हो कि सिस्मिक वेव्स हम ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं जो कि किस वजह से प्रोड्यूस्ड हो, अर्थ की प्लेट्स की वाइब्रेशन की वजह से। और जो डिवाइस अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज होती है उसको सिस्मोमीटर नाम देते हैं, या इसको सिस्मोग्राफ भी नाम देते हैं। उसके बाद सिस्मोमीटर की मैंने डेफिनेशन लिखी। अब सिस्मोमीटर जो है, ये वर्ड सिस्मोमीटर ही क्यों है, क्योंकि ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन है। सिस्मो जो आपके पास सिस्मोस वर्ड है वो असल में अर्थक्वेक के लिए है, और जो मीट्रो है वो मेजर के लिए। तो ऐसी डिवाइस जो कि अर्थक्वेक को मेजर करे उसको हम सिस्मोमीटर नाम देते हैं। तो अर्थक्वेक असल में क्या है? Earthquake is an यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट that measures and records motion of the ground, जो कि अर्थक्वेक को मेजर भी करेगी और उसको रिकॉर्ड भी करेगी। हम रिकॉर्ड देखेंगे कि ये ड्रम के ऊपर पूरा रिकॉर्ड शो करती है कि अर्थक्वेक का कितना एम्पलीट्यूड था और वगैरह। और ये ग्राउंड मोशन जो है वो किसकी? सिस्मिक वेव्स की। और ये सिस्मिक वेव्स कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? हमने देखा अर्थक्वेक भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी, अगर कहीं पे धमाका हो काफी बड़ा तो उसकी भी वेव्स सिस्मिक वेव्स, और अदर सिस्मिक सोर्सेज जो भी हमने पीछे डिस्कस किए। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो है सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या है स्टूडेंट्स? सिस्मोग्राफ असल में अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो ये जो ग्राफ असल में सिस्मोमीटर हमें आउटपुट पे ऐसा ग्राफ देती है। इस ग्राफ को या इस आउटपुट को हम नाम देते हैं सिस्मोग्राम। तो सिस्मोग्राम इज द ग्राफ आउटपुट बाय अ सिस्मोग्राफ। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ग्राउंड मोशन एट अ मेजरिंग स्टेशन। मतलब इसको अगर हमने किसी एक स्टेशन किसी एक जगह पे रखा है तो ये हमें उस जगह की ये बताएगी कि उस जगह पे ग्राउंड में मोशन कितनी रिकॉर्ड हुई है। अब अगर आप इसका एक्सिस देखो तो इसके एक्सिस पे जो है वो टाइम होता है, इस तरह ये टाइम चल रहा होता है इसके एक्स एक्सिस पे, और इसके वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और अगर जिस तरह अगर आप इस ग्राफ का सिर्फ यहाँ पे शुरू वाला पार्ट अगर आप देखो, अगर आप इस ग्राफ का ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो ये इसमें बिल्कुल तकरीबन स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ये मतलब है कि अभी कोई भी अर्थक्वेक नहीं है। फिर अगर आप ये देखो, ये इसमें थोड़ी सी अर्थ की मोशन, मतलब अर्थ ने थोड़ी सी शेकिंग शो की, और असल में जो प्रोमिनेंट जो यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट अर्थक्वेक जो फील होगा वो ये वाला अर्थक्वेक शो फील होगा। तो अगर जो लोग अर्थक्वेक को काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं वो पढ़ते भी हैं कि ये पी टाइप की होती हैं, ये एस टाइप की वेव्स होती हैं। कुछ वेव्स जरा जल्दी आके सिस्मोमीटर पे स्ट्राइक करती हैं और कुछ वेव्स देर में आके स्ट्राइक करती हैं। तो अगर आपको इस तरह की सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है तो मतलब कोई अर्थक्वेक नहीं है, कोई अर्थ मोशन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये जो है लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं उसका मतलब ये होता है कि अर्थ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, अब असल में कुछ टर्म्स, जैसे अभी हमने सिस्मोमीटर देखा, सिस्मोमीटर हम क्या कहते हैं? ऐसी डिवाइस जो कि अर्थक्वेक को मेजर और रिकॉर्ड करे। सिस्मोग्राम क्या है? जो अर्थक्वेक से हमें आउटपुट मिलती है ग्राफ की फॉर्म में, जिसके एक्स एक्सिस पे और उसके वर्टिकल एक्सिस पे या आपके जो है वाई एक्सिस पे वो ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट होती है, मिलीमीटर्स में होती है। और जब कोई भी अर्थक्वेक नहीं होगा उसका मतलब ये होगा कि अभी वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है वो यूज होती है सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी क्या है? असल में सिस्मोलॉजी क्या है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अर्थक्वेक को और सिस्मिक वेव्स को स्टडी करते हैं। और सिस्मिक वेव डेफिनेटली जो कि जमीन में से पास कर रही हैं, तो सिस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स दैट मूव थ्रू एंड अप अराउंड द अर्थ।
और जो साइंटिस्ट इस पूरी सिस्मोलॉजी को स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को हम कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। तो सिस्मोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग खुद सोचिएगा और सर्च किएगा कि सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ में क्या फर्क है। ठीक है, बहुत माइनर सा फर्क है। ठीक है, और चलिए मैं आपको बता भी देता हूं, लेकिन आप खुद इसको पहले सर्च करें, फिर आप मेरी बात पे भी यकीन कीजिएगा। असल में जो पूरी डिवाइस है ना, जो अर्थक्वेक को मेजर करेगी, रिकॉर्ड करेगी, एम्पलीफाई करेगी, उसको सिस्मोमीटर कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जो सिर्फ उसको मेजर करे उसको सिस्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम से आगे शो भी कराऊंगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिस्मोमीटर की टाइप्स कितनी है। तो सिस्मोमीटर की स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास यहाँ पे इनर्शियल सिस्मोमीटर, और दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्मोमीटर। ये अभी हम दोनों टाइप्स आपकी बुक में डिस्कस हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इनर्शियल सिस्मोमीटर। अब इनर्शियल सिस्मोमीटर अगर आप इसका नाम देखो तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज आएगी कि इसको हम इनर्शियल सिस्मोमीटर क्यों कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को इनर्शियल सिस्मोमीटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड करता है। ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई चीज अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। ठीक है, तो इनर्शियल सिस्मोमीटर को इनर्शियल इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड करता है। स्टूडेंट्स इसमें असल में होता क्या है, इसमें असल में अब हमारे पास सबसे पहले एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, और ये मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या करता है, ये असल में अर्थ की वाइब्रेशन जो है रिकॉर्ड करता है, और ये हल्की से हल्की वाइब्रेशन अर्थ की जो है ये पिक कर लेगा। ठीक है, इस ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, अगर आपको याद हो, मैस स्प्रिंग सिस्टम जब आप बनाते हो, आप इस तरह का मैस स्प्रिंग सिस्टम बनाते हो, स्प्रिंग आप बनाते हो और नीचे मैस अटैच करते हो। अब ये जो मैस है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं इनर्शियल मैस। अब इसको इनर्शियल मैस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखें, इनर्शिया हम कहते हैं कि इसमें एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। तो ये मैस ना असल में ये जो मैस है ये अपने अब यहाँ पे इनर्शिया की वजह से एक रेजिस्टेंस शो करेगा। किसको रेजिस्टेंस शो करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स को। इससे हम कहते हैं ना कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मैस पे। अगर किसी चीज का इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल होगा। इसी तरह यहाँ पे जो मैस है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो उसको रेजिस्ट करेगा, इसलिए इस मैस को इनर्शियल मैस कहते हैं। ठीक है, तो हमने यही कहा कि इनर्शियल मैस रिमेन्स स्टेशनरी अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। द वेट थस टेंड्स टू रिमेन स्टेशनरी फॉलोइंग सडन मूवमेंट। तो अभी हमने आगे ये देखेंगे इसकी डायग्राम में कि जब अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक की मोशन या मूवमेंट इस इनर्शियल मैस को असल में मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये मैस अपने यहाँ पे इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, मतलब अपने आप को रेस्ट में रखेगा। और दो चीजें और भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, फ्रेम और ड्रम भी होगा जो कि ग्राउंड के साथ मूवमेंट शो करेगा। अब स्टूडेंट आप इसकी जरा डायग्राम में देखो, जो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी आप इसकी डायग्राम से क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले स्टूडेंट ये जो आपको ब्लू सा नजर आ रहा है ये इसका फ्रेम है, और ये स्प्रिंग आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये वेट है जिसको आप मैस कह रहे थे, जिसको हम यहाँ पे इनर्शियल मैस कह रहे थे। ठीक है, और ये इनर्शियल मैस जो है ये स्प्रिंग के साथ, तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये फ्रेम है। और ये स्टूडेंट अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रोटेटिंग ड्रम है। अब ये ड्रम असल में होता है कि इस ड्रम के ऊपर एक पेज अटैच होता है, और ये ड्रम कॉन्स्टेंटली जो है रोटेट कर रहा होता है, और ये जो इस ड्रम के ऊपर आउटपुट आ रही होती है इसको भी हमने पीछे नाम भी दिया है, जिसको हमने नाम दिया सिस्मोग्राफ। तो ये इस ड्रम के ऊपर जो आपके पास आउटपुट आ रही है, होता क्या स्टूडेंट्स, अभी हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो ये हमने फ्रेम जमीन पे रखा हुआ है, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो ये फ्रेम और ये ड्रम से रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, और ये तो मूव करेंगे, लेकिन ये मैस जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है स्प्रिंग के साथ, ये एकदम से जो है अपनी मोशन शो नहीं करेगा अर्थक्वेक की वजह से। क्यों नहीं शो करेगा, ड्यू टू इनर्शिया। मोशन शो करेगा लेकिन थोड़ा सा एक शुरू में रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि अर्थक्वेक इस पे एक फोर्स लगाएगा, लेकिन ये मैस अपनी यहाँ पे इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन रखते हुए ये मोशन थोड़ी सी एक लेट शो करेगा, जिसकी वजह से इस ड्रम और इस मैस के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी, और ये इस तरह के इस बनना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अर्थ में कोई ना कोई वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है, अब अगर आप ये चीज सबसे पहले जरा देखें, ये चीज आपको समझ आएगी। अब ये अभी सबसे पहली वाली जो डायग्राम है, इस पे कोई भी अर्थक्वेक नहीं आएगा, तो अभी ये चीज रेस्ट में है,
तो इसमें अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये स्ट्रेट लाइन यही शो कर रहा है कि अभी कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया और ये जो हमने मैस अटैच किया हुआ जिसको हमने अब इनिशियल मैस किया था काफी हैवी होता है। हैवी रखने का मकसद यही है कि अपनी स्टेट को मेंटेन रखे, अर्थक्वेक इसको डिस्टर्ब ना करे। अब हुआ क्या, हमने कहा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक की वजह से ये जमीन का जो हिस्सा था थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया। अब देखें, अगर आप एक चीज नोटिस करो, असल में ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट था, पूरा जो फ्रेम था और ये स्प्रिंग था, ये तो ऊपर मूव कर गया, लेकिन ये जो मैस अटैच किया हुआ है इसने अपने अपने यहाँ पे इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन रखा, ये उसी पोजीशन में रहा। अब देखें, ये ड्रम भी ऊपर मूव कर गया, ये फ्रेम भी ऊपर मूव कर गया अर्थक्वेक की वजह से, लेकिन ये जो मैस अटैच था, इनर्शियल मैस अटैच था, ये मूव नहीं किया। जब ये मूव नहीं किया और इस यहाँ ड्रम के साथ एक एंड अटैच होता है जो कि इस ड्रम के ऊपर जो है ये लाइंस बना रहा होता है। तो जैसे ही ये ड्रम ऊपर मूव किया लेकिन ये मैस नहीं मूव किया, उसकी वजह से ये लाइन एक नीचे ड्रॉ हो गई। तो हमने नेक्स्ट डायग्राम में क्या शो किया यहाँ पे कि अब जो है अभी अर्थ जो है पहले वाले डायग्राम में ऊपर मूव की थी, अब सेकेंड वाले डायग्राम में नीचे मूव कर गई। अब सेम वही काम होगा, फ्रेम मूव कर गया, ड्रम मूव कर गया, लेकिन ये जो इनर्शियल मैस था ये मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं मूव हुआ? अपने इनर्शिया की वजह से, अपने हैवी मैस की वजह से, जिसकी वजह से अब जो है वो लाइन ऊपर की तरफ शो करेगी। अच्छी तरह आप इस डायग्राम को देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह बनेगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई भी है कि वेट स्टेज एट सेम लेवल व्हाइल द ग्राउंड मूव्स। ग्राउंड तो मूव करेगा ऊपर नीचे, लेकिन ये वेट अपनी पोजीशन, और कौन सी ऐसी चीज है जो कि इसको यहाँ पे इस स्टेट में रखने में हेल्प कर रही है, वो है स्प्रिंग। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली एक चीज याद रखें, अगर हम इस मैस को डायरेक्टली इस फ्रेम के साथ अटैच कर देते, फिर इस मैस की भी मजबूरी होती कि ये इस फ्रेम के साथ मूव करता, लेकिन ये स्प्रिंग असल में इस मैस को हेल्प कर रहा है अपनी एक लाइन मेंटेन करने में। अगर आप डॉटेड में देखो, इस मैस ने अपनी एक पोजीशन मेंटेन रखी हुई है। अर्थक्वेक तो ऊपर नीचे आ रहा है, वो फ्रेम को मूव करा रहा है, लेकिन ये जो मैस है इसने अपनी एक स्टेट मेंटेन रखी हुई है और इस मैस के साथ असल में काउंटर अटैच होता है, जिसकी वजह से उस के ऊपर जो है वो सिस्मोग्राफ आउटपुट आती है वेव फॉर्म की शेप में। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने यही पॉइंट डिस्कस किया कि असल में होता क्या है। हमने कहा कि ये जो सारा आउटपुट है, दिस इज रिकॉर्डेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर अंडर द सिस्मोग्राफ डेड राइटर्स। तो ये हमने कहा ये जो आउटपुट आ रही है ड्रम के ऊपर, इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जैसे ही जमीन में वाइब्रेशन आएगी तो ये नीडल जो है ये स्वे करेगी, मतलब वाइब्रेशन शो करेगी। वाइब्रेशनल मोशन, स्वे का मतलब होता है वाइब्रेशनल मोशन। और जब तक अर्थक्वेक नहीं आया था तो ये लाइन जो है स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो ड्रम और इस पॉइंटर के दरमियान या पेन के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी और ये लाइंस बिग होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इनर्शियल सिस्मोमीटर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वर्टिकल मोशन सिस्मोमीटर और दूसरे जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है हॉरिजॉन्टल मोशन सिस्मोमीटर। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास सिस्मोमीटर यूज हो रहा है ये वर्टिकल मोशन है। अभी अगर आपको पिछले डायग्राम याद हो, हमने कहा कि अर्थक्वेक दो तरह के आ सकते हैं, एक अर्थक्वेक जो है हॉरिजॉन्टल और एक अर्थक्वेक वर्टिकल। अगर अर्थक्वेक जो होगा वर्टिकल मोशन होगा, मतलब अर्थक्वेक में जो है मोशन जमीन ऊपर नीचे मूव कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है, तो उसको हम वर्टिकल अर्थक्वेक कहते हैं। और उसको मेजर करने के लिए सिस्मोमीटर जो होता है वो वर्टिकल मोशन सिस्मोमीटर है। और ये सारी टाइप्स अब इनर्शियल ही की टाइप्स हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में भी सेम वही चीज है। ये हमारे पास इनर्शियल मैस है, यहाँ पे ये स्प्रिंग अटैच हुआ हुआ है और ये ड्रम है। अब जैसे ही अर्थक्वेक में जो है वर्टिकल मोशन आएगी तो ये जो अब इनर्शियल मैस है ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा और उसकी वजह से और साथ में ये ड्रम भी ऊपर नीचे मूव करेगा क्योंकि फ्रेम के साथ अटैच है। असल में फ्रेम मूव करेगा, फ्रेम के मूव करने की वजह से ड्रम मूव करेगा और ये इस पेन की पोजीशन तो तकरीबन सेम रहेगी, लेकिन इस ड्रम के ऊपर नीचे मूव करने की वजह से इस ड्रम के ऊपर जो है ये आउटपुट आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास टाइप है वो हमारे पास टाइप है, ये तो टाइप थी हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है अब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल देखें तो सेम ऐसे ही है। तो ये असल में इस तरह का सिस्मोमीटर अगर हो, इसके वाले में ड्रम हमने वर्टिकल किया हुआ था जो कि वर्टिकल मोशन शो करने के लिए था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने ड्रम को नीचे इस तरह ले डाउन किया हुआ है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन शो करनी है। अब होगा क्या, ये इस तरह का सिस्मोमीटर अर्थक्वेक जो हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक आते हैं असल में उनको मेजर करने के लिए है। तो जैसे ही अर्थ जमीन में हॉरिजॉन्टल मोशन होगी तो होगा क्या, ये पूरा फ्रेम मूव करेगा, फ्रेम मूव करने की वजह से ये पूरा ड्रम मूव करेगा और ऊपर जो इनर्शियल मैस है वो अपनी स्टेट को अपनी जगह को मेंटेन रखेगा। और जैसे ये ड्रम मूव करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंटर है या पेन है कॉन्स्टेंटली इस ड्रम के साथ हो रहा होता है और जब तक अर्थक्वेक नहीं आया होता उस वक्त स्ट्रेट लाइन शो कर रहा होता है ऐसे। लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आना शुरू होगा ये फ्रेम मूव करेगा, ड्रम मूव करेगा, उसकी वजह से पीक आना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो यहाँ पे सिस्मोमीटर यूज होता है वो यूज होता है फॉर द आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन सिस्मोमीटर।
और स्टूडेंट सीज़्मोमीटर्स जो हैं इस तरह ज़मीन पे नहीं रखे जाते, ज़मीन की सरफेस पे नहीं रखे जाते क्योंकि और भी काफ़ी तरह की वेव्स इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। जिस तरह अब एयर फ्लो हो गया, तो इनको हम ज़मीन के अंदर बरी करते हैं, काफ़ी ज़मीन के अंदर यहाँ पे इनको प्लेस करते हैं ताकि और कोई तरह की जो डिस्टर्बेंस जो है या फिर नॉइसेस हैं वो डिस्टर्ब ना करें। तो इनको ज़मीन के सॉलिड बेड रॉक में जाके प्लेस करते हैं ताकि सिर्फ जो इनकी मोशन प्रोड्यूस करा सकें वो सिर्फ सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस करा सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक अब एनिमेशन इसमें आप देख सकते हो, जैसे ही आप एक अर्थक्वेक आके स्ट्राइक हुआ और इसमें इसने इस तरह की मोशन शो कर दी। आप इस वीडियो को एक दफा दोबारा भी आपने देखना है लाजमी, ठीक है। अब देखें जैसे ही ये जमीन से वेव आई, इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, अब एक और वेव आई और ये इस तरह की तो असल में ये ड्रम वगैरह मूव किया और ये जो इनर्शियल मैस था ये हमारे पास यहाँ पे इनर्शियल मैस था, लेकिन ये असल में जो फ्रेम था अर्थक्वेक की मोशन की वजह से ये पूरा फ्रेम मूव किया जिसकी वजह से ड्रम मूव किया और ये जो पेन अटैच था इस पेन इसकी वजह से इधर ये आउटपुट आ गया जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राम कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये सारा कुछ जो था वो इनर्शियल सीज़्मोमीटर के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीज़्मोमीटर। अब सबसे पहले इस तरह इनर्शियल सीज़्मोमीटर बेस करता था लॉ ऑफ इनर्शिया पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीज़्मोमीटर है ये बेस करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब स्टूडेंट्स असल में होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीज़्मोमीटर जो है ये जमीन से वाइब्रेशनल एनर्जी लेता है और ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो ये जमीन से ले रहा है, जमीन की सरफेस से मतलब अर्थ की क्रस्ट से ले रहा है और ये वाइब्रेशनल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब ये है हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड असल में करंट देगा और ये जमीन से कौन सी एनर्जी ले रहा है, ये जमीन से वाइब्रेशनल एनर्जी ले रहा है। अब असल में स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट अटैच होता है और एक कॉइल होती है। जैसे अगर आपको पिछले वाले में याद हो, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में हमारे पास एक इनर्शियल मैस था और साथ में स्प्रिंग था और हमने एक पेन लिया था और एक रोटेटिंग ड्रम लिया था। यहाँ पे ड्रम नहीं होता, यहाँ पे मैग्नेट है और कॉइल है। अब इनर्शियल मैस तो होगा, अब मर्जी आपकी, या तो आप परमानेंट मैग्नेट को इनर्शियल मैस के साथ कनेक्ट कर दो और कॉइल को आप फ्रेम के साथ कनेक्ट कर दो, या फिर वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो, आप परमानेंट मैग्नेट को फ्रेम के साथ कनेक्ट कर दो और कॉइल को आप इनर्शियल मैस के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट एंड अ कॉइल, वन ऑफ विच इज अटैच्ड टू द इनर्शियल मैस, और वन ऑफ विच का मतलब कि किसी भी एक को, मतलब या तो परमानेंट मैग्नेट को या कॉइल को आप इनर्शियल मैस के साथ लगा दो और जो दूसरी चीज बच जाएगी उसको आप फ्रेम के साथ अटैच कर दो। इस तरह के आप डायग्राम में स्टूडेंट देख भी सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीज़्मोमीटर है। असल में इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होल्ड करता है, मतलब इसमें असल में हम फ्लक्स चेंज करवाएंगे कॉइल में, जिसकी वजह से कॉइल में ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होगा और उस करंट की वैल्यू या करंट का मैग्नीट्यूड देख के हम बता देते हैं कि ये जो अर्थक्वेक आया है इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में ये जो बना हुआ है ये पूरा एक फ्रेम है और इस फ्रेम के साथ अब यहाँ पे अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे जो है हमने मैग्नेट को जो है उस फ्रेम के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले केस में ये मैग्नेट जो है ये फ्रेम के साथ अटैच्ड है और ये जो कॉइल है ये कॉइल हमने इनर्शियल मैस के साथ अटैच किया हुआ है। और होगा यही कि जैसे ही अर्थक्वेक आएगा ये फ्रेम मूव करेगा, इस फ्रेम के मूव करने की वजह से ये मैग्नेट मूव करेगा, लेकिन अब इनर्शियल मैस अपने यहाँ पे इनर्शिया की वजह से कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा, ये इतनी आसानी से मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट, और वो हमें इन कनेक्टर्स पे आउटपुट मिल जाएगी। और जैसे ही हमें आउटपुट मिलेगी हम समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ अर्थ में मोशन या वाइब्रेशन शो हो गई है। तो इस तरह इस ग्राफ में देखो तो ये इस तरह मूव करेगा और काम करेगा ये। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीज़्मोमीटर में, ये समय क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी हमने यही कहा कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल, चेंज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस व्हिच इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल। हमने ये कहा कि रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, हमने उस इसको स्प्रिंग के साथ ही क्यों अटैच करते हैं, वैसे ही दोनों चीजों को हम जो है वो उसके फ्रेम के साथ क्यों नहीं अटैच कर देते। अगर दोनों चीजों को फ्रेम के साथ अटैच कर देंगे तो दोनों में जब अर्थक्वेक आएगा दोनों चीजें मूव करेंगी, तो दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगी, दोनों में मोशन सेम होगी, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। इसलिए हमने एक चीज को स्प्रिंग के साथ अटैच इसलिए करते हैं ताकि एक चीज जो है थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करे, वो अपनी मोशन देर से शो करे। जब देर से मोशन शो करेगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होगी उसमें। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये सिर्फ तीन चीजों पर डिपेंड करता है, ये आपने याद भी रखनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये तीन चीजें कौन सी हैं, सबसे पहली है कि ये जो इनके दिन रिलेटिव मोशन हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है।
ठीक है। रिलेटिव मोशन, एक तो पहली रिक्वायरमेंट तो रिलेटिव मोशन होना लाजमी है, दूसरा ये कि रिलेटिव मोशन ज्यादा है या कम है, तो वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशन, ठीक है, कि कितनी स्पीड में चेंज, कितना आपका तेजी से आ रहा है। सेकंड जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, जो हमने परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ यूज किए थे पिछले, अगर आपको डायग्राम में याद हो, तो उसमें जो है मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ कितनी है। और तीसरी चीज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। कुछ पैरामीटर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फेरेडे लॉ से भी आप देख सकते हो। देखो फेरेडे लॉ में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा होता है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा होता है, और चेंज इन फ्लक्स में जो है वो VAR होता है। तो डेफिनेटली ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, और ईएमएफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो तीन फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कि वो जो हमने ऊपर कॉइल यूज की थी उसमें टर्न्स कितने हैं, मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, और उनके दरमियान रिलेटिव मोशन की वेलोसिटी कितनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने यही कहा, जो पीछे हमने पॉइंट डिस्कस भी किया था, कि या तो आप कॉइल को इनर्शियल मास के साथ कनेक्ट कर दो, या फिर आप जो है मैग्नेट को इनर्शियल मास के साथ कनेक्ट कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली अभी जो कमर्शियल हमें मिलते हैं ना इनर्शियल, यहाँ पे सीजोमीटर्स, उसमें इनर्शियल मास यूज ही नहीं हुआ होता। क्यों नहीं यूज हुआ होता? तो देखो हमने एक ऐसा मास यूज करना है जिसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी, मतलब जिसका मास ज्यादा हो, ताकि जब उस पे अर्थक्वेक की फोर्स लगे तो वो उसको रेजिस्ट शो करे कुछ ना कुछ। लेकिन कमर्शियली हम चाहे इस चीज को कैटर किस तरह करते हैं, हम मैग्नेट्स ही ऐसे यूज करते हैं जिनका मास काफी ज्यादा हो। तो वो मास दो काम करता है, एक तो मास फ्लक्स चेंज कराने में भी हेल्प करता है, और दूसरा मास अपने ज्यादा होने की वजह से वो अब यहाँ पे इनर्शिया का काम भी कर रहा होता है। तो लास्ट हमने पॉइंट ये लिखा कि इन कमर्शियल सिस्टम्स द मैग्नेट इज इटसेल्फ ऑफन यूज्ड एज द इनर्शियल मास। इस तरह मैं आपको कभी डायग्राम दिखाता हूं, अगर आप डायग्राम देखें अच्छी तरह, अपने डायग्राम को समझना है। ये हमारे पास जो है ये फ्रेम है, और इस फ्रेम के साथ हमने, अगर आप देखें, सबसे पहले ये हमने बीच में कॉइल अटैच की हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉइल है, और इस इलेक्ट्रिक कॉइल को हमने इस फ्रेम के साथ अटैच किया हुआ है। मतलब जैसे ही फ्रेम मूव करेगा तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक कॉइल भी उतना ही यहाँ पे मोशन शो करेगी। और हमने क्या किया, हमने इस फ्रेम के साथ स्प्रिंग्स लिए, और इन स्प्रिंग्स के साथ हमने यहाँ पे ये मैस अटैच कर दिया। ये मैस असल में इनर्शियल मैस भी है, और ये मैस असल में मैग्नेट्स का काम भी कर रहा है। तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये असल में इनर्शियल मैस के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और होगा यही, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, जैसे यहाँ पे इसने शो किया है कि वर्टिकल अर्थक्वेक की मोशन होगी, तो होगा क्या, ये फ्रेम मूव करेगा, फ्रेम मूव करने की वजह से ये कॉइल मूव करेगी डेफिनेटली, क्योंकि ये कॉइल फ्रेम के साथ ही अटैच्ड है। लेकिन ये जो मैग्नेट्स अटैच किए हुए हैं, इन मैग्नेट्स का मास काफी भारी है, ज्यादा है, और उसकी वजह से ये इनर्शिया शो करेगा। अब इनर्शिया का मतलब ये कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा अपनी मूवमेंट में, और ये स्प्रिंग्स उसको इस मूवमेंट रेजिस्टेंस शो करने में हेल्प करेंगे। तो होगा क्या, पहले अर्थ जैसे ही आएगा कॉइल तो फौरन मूव करना शुरू हो जाएगी, लेकिन इन मैग्नेट्स की मोशन जो होगी वो थोड़ी सी जरा डिले होगी ड्यू टू इट्स इनर्शिया। उसकी वजह से इस मैग्नेट और कॉइल के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी, और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में, और इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू देख के हम बता देंगे कि कोई ना कोई अर्थ में मोशन या अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है। तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप देखें यहाँ पे इन दिस सीजोमीटर, अब इस सीजोमीटर में अगर आप देखें तो कॉइल हमने फिक्स की हुई है, और कॉइल किसके साथ फिक्स की हुई है, फ्रेम के साथ, और जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो ये उस अर्थक्वेक के साथ मूव करेगी। इन दिस सीजोमीटर कॉइल इज फिक्स्ड टू द केस या फ्रेम एंड मूव्स विद द अर्थ। और सेकंड जो चीज है, द मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग्स हैज इनर्शिया, क्योंकि डेफिनेटली उन मैग्नेट्स का कोई ना कोई मास है काफी ज्यादा, तो उनके पास इनर्शिया भी है, एंड डज नॉट मूव इंस्टेंटेनियसली विद द कॉइल। लेकिन वही बात आ गई, ये इनके इनर्शिया होने की वजह से ये उस फ्रेम के साथ एकदम से मूव नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ इनमें डिले आएगा। सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल व्हिच इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो ये डायग्राम बनी हुई है, सेम वही डायग्राम है, ये फ्रेम अटैच यूज हुआ है, और यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट्स उसने हैंग किए हुए हैं, और ये छोटे छोटे से अगर आप यहाँ पे देखो तो ये स्प्रिंग्स हैं, और बीच में कॉइल है, और डेफिनेटली इस कॉइल के साथ कोई ना कोई गैल्वानोमीटर अटैच्ड होगा इस तरह करके। और जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, बेशक हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल मोशन हो, तो ये परमानेंट मैग्नेट्स कुछ रेजिस्टेंस शो करेंगे अपने ड्यू टू इनर्शिया, और कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो है इधर ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, और अच्छी तरह आपने इस लेक्चर को देखना है। कोई भी अगर आपकी इस लेक्चर में क्यूरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।